यस सो गाइस, आज हम हमारे इस सेशन में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 राइट चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है मनी मार्केट। ठीक है ना। ये जो मनी मार्केट चैप्टर है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ आप सबके लिए, है ना, कि इसका कोई भी लिंक नहीं है। नो लिंक, नो लिंक विथ एनी अदर चैप्टर। तो इसका कोई भी लिंक नहीं है कोई दूसरे चैप्टर। तो इकोनॉमिक्स में आपने चाहे चैप्टर 1 से लेके 7 तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चैप्टर 9 10 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप ये जो है हमारा चैप्टर अलग से देख सकते हैं। राइट, एनी वन कैन वॉच, कोई भी बच्चा है यहाँ पे वो देख सकता है। राइट, ऑब्वियसली आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर का वेटेज कितना है? 10 मार्क का बेटा ये हमारा चैप्टर है। राइट, इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इस चैप्टर को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है ना। तो पहला आता है इसमें चैप्टर 8 का यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में बेटा बात होती है मनी डिमांड की, कि मनी डिमांड क्या होता है और उसकी अलग अलग थियरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन यूनिट 2 में बातें होगी मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी सारी बातें देखेंगे। एंड देन फाइनली यूनिट 3 में, फाइनली गाइस क्या बताइए, यूनिट 3 में जो है हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्या बताइए, कि चैप्टर में 7 जो है 7, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट वाला होता है। ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट क्या बनाता है, फिस्कल पॉलिसी। तो चैप्टर 7 का लास्ट यूनिट जो है वो फिस्कल पॉलिसी है। यहाँ पे हम मनी मार्केट वाले चैप्टर में आरबीआई की बातें यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जो है आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसकी बातें यूनिट 3 में यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना। तो आइए लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारे जो नया सुपर चार्ट बुक है उससे हम इसको कवर करने वाले हैं। आइए चलिए, सबसे पहली बात इसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर 8.1 पे, सब लोग आ जाएंगे। यस कम ऑन, यस, चलिए आइएगा जल्दी से। क्या मैं स्टार्ट करूं मुझे बताइए। हाँ, हमारे सारे जो है बैच का क्या कॉस्ट है वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवाया हुआ है। राइट, आप जाके प्लीज़ चेकआउट करें, या आपको जो है हमारे ultimatesea.com वेबसाइट पे जाकर पता चल जाएगा। सारी चीज़ें आपको दी हुई है, लिंक्स एक बार चेक करें बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए आइए वापस आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे, बोलते हैं देखो, सबसे पहली बात बोलते हैं कि मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बोलते हैं मनी, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं मनी इज व्हाट, इट इज समथिंग दैट होल्ड्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम, है ना, एंड कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस एंड इज वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब कि फिलहाल 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है, ये बोल रहा है कि मनी क्या होता है। मनी कोई भी ऐसी चीज़ होती है विच होल्ड्स वैल्यू ओवर टाइम। होल्ड्स वैल्यू ओवर टाइम को वहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, मतलब कि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे समझो बेटा, समझो मेरे पास 500 रुपये का नोट है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको 500 रुपये का नोट भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए आइए वापस आएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि समझो मेरे पास 500 रुपये का नोट है, और उसमें जो है क्या बताइए, देखो यार बहुत ढूंढना पड़ता है ना 500 रुपये का नोट घर पे। ठीक है, सुनिए तो क्या है, मुझे बताओ कि आज अगर मेरे पास 500 रुपये का नोट है, मैं आज उससे कुछ भी चीज़ जो चाहे मैं खरीद सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर मैं उस नोट को ऐसे ही रहने दूँ, और समझो 2 महीने बाद अगर मैं खरीदना चाहूँ कुछ, तो क्या यही सेम 500 रुपये के नोट से मैं कुछ और भी खरीद पाऊंगा क्या, मुझे बताइए। क्या ये सेम 500 रुपये के नोट से मैं कुछ और भी खरीद पाऊंगा 6 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी? यस, ये जो है ना, ये नोट, ये जो पैसे हैं, इसमें 500 रुपये स्टोर्ड है, स्टोर्ड। इसमें 500 रुपये क्या है, स्टोर्ड है। स्टोर्ड है मतलब कि इसकी वैल्यू 500 रुपये बरकरार रहती है समय के साथ साथ, ऐसा। तो बोलते हैं मनी इज समथिंग दैट होल्ड्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम। तो इस नोट में 500 रुपये का वैल्यू क्या, स्टोर्ड है। चाहे मैं आज कुछ खरीदूं 500 का, चाहे 2 महीने बाद खरीदूं, मुझे 500 रुपये की कोई भी चीज़ मिल जाएंगी आगे। इट कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस। आप अगर आज के ज़माने में कोई भी चीज़ खरीदना चाहो तो आपको जो है वो मनी टर्म्स में ही उसका प्राइस लिखा जाता है। जैसे चश्मा जो है, चश्मा मैंने जब ये स्पेक्ट्स खरीदे
होंगे तो इसका कुछ प्राइस होगा, है ना। तो उसका प्राइस कैसे दिया होगा मुझे, मनी टर्म्स में होगा, करेक्ट। मैंने ये जैकेट खरीदा, ये टी शर्ट खरीदा, कैसे दिया होगा मुझे प्राइस, इसका प्राइस कैसे निकाला होगा, मनी टर्म्स में, ऐसा। एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, है ना। अगर समझो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले क्या आप ये पैसा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, यस ऑब्वियसली, है ना। तो पैसा एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ इजीली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है कोई चीज़ को बेचते वक्त, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है फिएट मनी। तो मैंने जो अभी आपको बताया ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिएट मनी। ये फिएट मनी है। ये क्यों है बेटा फिएट मनी, ये फिएट मनी क्यों है, क्योंकि बेटा फिएट मनी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ये ऐसा पैसा है जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि बेटा अगर इस पेपर के ऊपर ये सब छपा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे गवर्नर की साइन वगैरह अगर नहीं होती तो फिर क्या होता, तो फिर इस पेपर का कोई अपने अलग से कोई वैल्यू नहीं है। आप समझे क्या है, ये जो पेपर है ना, ये पेपर क्या 2-3 रुपए का होगा, पर चूंकि इसमें ये सब चीज़ें जो प्रिंट हुई है, इसमें आरबीआई के गवर्नर ने यहाँ पे साइन किया हुआ है, इस चीज़ के वजह से इसको 500 रुपये माना जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसको 500 रुपये बोला है कि ये अगर आप नोट लेके आएंगे हमारे पास तो इसके बदले हम तुम्हें 500 रुपये जितनी वैल्यूबल कोई चीज़ देंगे इसके बदले। इसके वजह से इसका वैल्यू 500 है, इसका अपने आप इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा। इसे बोलते हैं फिएट मनी। तो देखिए बोलते हैं फिएट मनी ऑल्सो नोन एज, है ना, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज टोकन मनी, हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी अंदरूनी वैल्यू कुछ नहीं है, इसके मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हैं इट इज़ मटीरियली वर्थलेस। इसका जो मटेरियल है क्या 2-3 रुपए का मटेरियल होगा इसका, ये पेपर, पर उस पर जो छपा हुआ है उसके वजह से इसको 500 रुपये मान रहे हैं। बोलते हैं दैट इज इट हैज़ नो वैल्यू इफ इट वर नॉट यूज एज मनी। अगर मैं इस पेपर को, ये जो पेपर है, ये पेपर को अगर ये पेपर के ऊपर ये सब चीज़ें छपा हुआ नहीं होता तो क्या इसकी वैल्यू 500 रुपये होती, नहीं होती, ऐसा, है ना। बोलते हैं इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी है, बेचनी है, तो एक्सचेंज करने के लिए, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, एक हाथ से गुड्स लेंगे, दूसरे हाथ से पैसा देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। ये एक माध्यम है, ये क्या है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं चीज़ें खरीदता हूँ, ऐसा, ठीक है। एज गवर्नमेंट, देखो एज गवर्नमेंट हैज बाय लॉ मेड देम लीगल टेंडर, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको लीगल टेंडर बनाया हुआ है, इसको बोला है कि दिस विल बी अ लीगल टेंडर, मतलब लॉ के हिसाब से आप इस नोट को यूज कर सकते हो, राइट, एज 500 रुपीज, है ना। आप याद करो 8 नवंबर 2016 की आप मोदी जी की स्पीच देखना, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय उन्होंने बोला था कि जो पुरानी 500 और 1000 की नोट है अब से वो लीगल टेंडर नहीं मानी जाएंगी, समझे। तो क्या हुआ, पुरानी 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर नहीं माना गया, इसके वजह से वो अब वर्थलेस हो गई पुरानी वाली, राइट। और अब इसको लीगल टेंडर मान रहे हैं, इसलिए इसको क्या बताइए, हम लीगली लॉ के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, करेक्ट। सो बोलते हैं लीगल टेंडर का मतलब होता है विच मीन्स दैट दे सर्व बाय लॉ एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, है ना। कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए अगर आपको पेमेंट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा, करेक्ट है बात। तो ये क्या है बेटा, ये एक फिएट मनी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पुराने ज़माने की बातें करते हैं। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, एकदम ही प्राचीन काल में, है ना, एकदम ही पहले के ज़माने में कमोडिटी मनी बेटा यूज़ की जाती थी। क्या, कमोडिटी मनी, ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में अगर आपने कभी मूवीज़ वगैरह कोई देखी है तो उसमें ऐसा बोलते हैं ना राजा कि इसको जो है, क्या बताइए, ये बंदे को जो है क्या 50 सोने की अशरफिया दे दो। ये अशरफिया क्या है ये अशरफिया क्या है बताओ। अशरफिया मतलब गोल्ड कॉइन्स, है ना। हाँ, तो पहले के ज़माने में क्या, कमोडिटी मनी, है ना, तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब यूज़ किया जाता था, राइट। अच्छा, इसके भी पहले ये सब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन को यूज़ करने के भी पहले जो है ना, उससे भी पहले बेटा यूज़ किया जाता था, क्या बताइए, बार्टर एक्सचेंज। तो चलिए मैं फिर से आपको एक बार हिस्ट्री थोड़ा सी बता रहा हूँ। हिस्ट्री ये है कि एकदम ही पहले, सबसे पहले जो है ना, हमारे दुनिया में बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या होता है, व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज।
बार्टर एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आपको ना बार्टर एक्सचेंज करने में कोई भी प्रकार का पैसा यूज़ नहीं होता, इसमें कमोडिटी मनी या फिएट मनी कुछ भी यूज़ नहीं होता। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, दो लोग हैं, ठीक है ना, पहले जो ये बंदा है समझो ये है मिस्टर एक्स, ठीक है ना, और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को चाहिए, मिस्टर एक्स को चाहिए चावल, राइट, और मिस्टर एक्स के पास है समझो कपड़े। मतलब कि मिस्टर एक्स क्या चाहता है कि मेरे पास कपड़े हैं, है ना, जो मैं बेचना चाहता हूँ, तो मेरे से कोई कपड़े ले लो, पर उसके बदले पैसा नहीं, मुझे राइस चाहिए, चावल चाहिए। पहले पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले के ज़माने में। तो इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, और इसके पास है क्या, कपड़े, तो एक कपड़े दे के चावल लेगा लोगों से, ऐसा है ना बेटा। कपड़े मतलब जो उसने पहने हैं वो नहीं, ढोकले छोले भटूरे, अलग से उसके पास कपड़े हैं बेचने को, ठीक है। अब ये मिस्टर एक्स को जो ना बेटा पूरे दुनिया में अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, पूरे दुनिया में ऐसे व्यक्ति को इसको ढूंढना पड़ेगा, दुनिया में या उसके सिटी में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल है बेचने के लिए, और जिसको चावल के बदले कपड़े चाहिए। अरे भाई साहब, आप सोचो कितना डिफिकल्ट है एग्जैक्टली ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। आप सोच के देखो मिस्टर एक्स के लिए कितना डिफिकल्ट है एग्जैक्टली ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको जिसको क्या बताइए, कपड़े चाहिए, है ना, जिसके बदले वो क्या बताओ राइस लेने को तैयार है। अरे भाई साहब, राइस देने को तैयार है। इसको बोलते हैं बेटा डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं डबल, इसे बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पहले के ज़माने में अगर आप चाहते हैं कि एक्सचेंज हो, अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बड़ा ज़रूरी था। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, कि हमें जो चीज़ें चाहिए सामने वाला एग्जैक्टली वही देने को तैयार है, और हमें जो चीज़ें बेचनी है सामने वालों को एग्जैक्टली वही खरीदना है। ये होना ज़रूरी था पहले, तो ही ये बार्टर एक्सचेंज हो सकता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है हमें समझ में आया कि यार, हमारी दुनिया में लोगों को समझ में आया कि ये बहुत ही मुश्किल है, एग्जैक्टली ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे बार्टर एक्सचेंज के बाद क्या आया, कमोडिटी मनी का समय आया, राइट। कमोडिटी मनी का समय आया। कमोडिटी मनी में क्या होता है, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि अंदरूनी वैल्यू, इसकी खुद की वैल्यू है। जैसे गोल्ड कॉइन, अब मैं गोल्ड कॉइन के ऊपर 1 रुपये लिख दूँ, समझो एक गोल्ड कॉइन है ना, ऐसा सोच के देखो, समझो एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन के ऊपर मैंने 1 रुपया ऐसा प्रिंट कर दिया, तो क्या ये गोल्ड कॉइन 1 रुपये का हो जाएगा क्या, नहीं। अरे भैया, उस कॉइन की खुद की अपने आप उस कॉइन की खुद की कुछ वैल्यू है अलग से, समझे क्या। अगर ये गोल्ड कॉइन 10 ग्राम का है तो अराउंड, अब जैसे आज के ज़माने में अराउंड जो है 80,000 रुपये का बेटा हो गया है। 10 ग्राम सोना मतलब 1 तोला बोलते हैं, 1 तोला। तो आज के ज़माने में 10 ग्राम सोना मतलब क्या, 80,000 रुपये का होता। अब अगर मैं 10 ग्राम सोने का कोई कॉइन है उस पर 1 रुपया लिख दूंगा, तो क्या ये 1 रुपये का हो जाएगा, बताइए कमॉन, क्या ये 1 रुपये का हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए। यस कमॉन, क्या ऐसा होता क्या कि इस पर 1 रुपये लिख दिया तो ये 1 रुपये का हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, जल्दी बताइए। ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी खुद की अंदरूनी वैल्यू है, ऐसा, ठीक है ना। पर बेटा फिर बार्टर, ये अपने कमोडिटी मनी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, है ना। इसके स्टोरेज में इशू आता है ना। इसको आसानी से हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि क्या बताओ, जैसे कि हमारे ये नोट है ना, 500 का नोट तो 10 रुपये का भी नोट आता है, 1 रुपये का चिल्लर भी आता है, ऐसा। तो इसको ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते हम आसानी से, ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह को आसानी से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ समझो अभी एक 10 ग्राम का ही है, 80,000 रुपये का सोने का सिक्का है, पर मुझे समझो 5 रुपये की आइटम खरीदनी है, अब कैसे करूँ। क्या वो 10 ग्राम के सोने में से 5 रुपये का सोना ऐसे निकाल सकते क्या हद से, ऐसा होता क्या, नहीं होता है। तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, है ना। तो पहले बार्टर एक्सचेंज होता था दुनिया में, फिर आया कमोडिटी मनी कि भैया जो भी चीज़ें खरीदनी है खरीद लो, है ना। समझो कपड़े चाहिए, कपड़े ले लो, उसके बदले गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन दे दो। लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे इस सिस्टम में, तो इसलिए फिर फाइनली अब आज के ज़माने में हमारे दुनिया में क्या चलता है, फिएट मनी, है ना। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, इट हैज़
नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस मतलब कि अगर ये नोट पे ये सब चीजें छपी हुई नहीं होती तो इस पेपर का कोई अपने आप कुछ वैल्यू नहीं है ज़्यादा। इस पे ये सब छपा हुआ है, ये सब छपा हुआ है, इसके वजह से ये 500 रुपये का इसको माना जा रहा है ऐसा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या आता है आपका करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो आज के ज़माने में क्या फिएट मनी का सिस्टम यूज़ होता है। एम आई क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सिंपल बात है, कमॉन जल्दी बताएंगे। यस कमॉन सारे बच्चे बोलेंगे यस और नो। डन है, बाद में आगे बढ़ूँ? ठीक है चलो डन है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट बात। नेक्स्ट है तो डेफिनेशन ऑफ मनी। तो अभी तो हमने थोड़ा ये इंट्रोडक्शन की बातें की, अब डेफिनेशन देखते हैं। बोलते हैं मनी को हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला नज़रिया है इसमें फॉर पॉलिसी पर्पसेस, दूसरा नज़रिया है बेटा एज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोलते हैं फॉर पॉलिसी पर्पस, है ना, पॉलिसी पर्पस। बोलते हैं पॉलिसी पर्पस का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चैप्टर में 7 में भी हमने बात की थी, हमने चैप्टर में 5 बिजनेस साइकिल में भी इसके बारे में बात की थी। बताइए, दो प्रकार की पॉलिसी बनाता है गवर्नमेंट। क्या? एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट खुद बनाता है ना। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है रिलेटेड टू टैक्सेस, रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, रिलेटेड टू पब्लिक डेट, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, कितना जीएसटी होगा, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में कितना खर्चा करेगा, ये सारी पॉलिसी किस में आती है, फिस्कल पॉलिसी में। ये गवर्नमेंट खुद बनाता है फिस्कल पॉलिसी। अब दूसरी प्रकार की पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। गवर्नमेंट बेटा मॉनेटरी पॉलिसी खुद नहीं बनाता, गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया है आरबीआई, और आरबीआई जो है वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। करेक्ट। अब मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है मुझे बताइए, कम ऑन, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मुझे बताइए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जल्दी बताएंगे। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई जो है बेटा, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। आरबीआई जो क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, ही ट्राइज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, हमारे कंट्री के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आरबीआई। कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी बना के, है ना। कैसे करेगा? बाय मेकिंग चेंजेस, बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। तो बैंक वाले किस रेट से लोन बांट सकते हैं, उन इंटरेस्ट रेट्स को कम ज़्यादा करके, उनको चेंज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब समझिए, जैसे मुझे बताइए समझो हमारे इकोनॉमी में बेटा मनी सप्लाई जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, तो इससे हमारे देश में लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, पैसा लोगों के पास बहुत कम है ना। तो चीज़ों की डिमांड गिर जाएगी। धीरे धीरे जो है चीज़ों की डिमांड कम होगी तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स सर्विसेज बना रहे हैं वो ज़्यादा बिकेंगे नहीं, राइट। तो गुड्स सर्विसेज की क्या होगी, तो गुड्स सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होगा, और हमारे देश में कॉन्ट्रैक्शन का, रिसेशन का, क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्शन का, रिसेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। एम आई क्लियर? है ना। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन। यस और नो मुझे बताइए, है ना। यस प्लीज़ मुझे बताइए, हम क्या करते हैं, हम जो है चैप्टर नंबर कहाँ पे 5 में पढ़ते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन के बारे में। करेक्ट। तो हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम होगा, डिमांड कम होगा, जब मनी सप्लाई कम होता है तब। तो इसको ठीक करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, तो इसको ठीक करने के लिए आरबीआई ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे, इसको ठीक करने के लिए आरबीआई ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे क्या हो, आरबीआई विल, वो ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे इंटरेस्ट रेट्स जो है ना बेटा वो डिक्रीज हो जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है बैंक्स वाले जो हैं, बैंक्स जो पैसा लोन पे देते हैं वो भी फिर कम रेट में, वो भी फिर कम रेट पे लोन बांटेंगे। तो बैंक्स वाले भी क्या करेंगे, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे। इससे हमारे देश के लोगों को अब लोन्स
आसानी से मिलेंगे, धीरे धीरे हमारे देश के लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई लोगों के पास बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आएगी और एक्सपांशन आएगा वापस से। समझ में आ रही बात है? सिमिलरली है ना, हाँ हम जाएंगे बाद में डिटेल में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो सब क्या है वो जान दो, अभी सिंपल भाषा में समझो बस अभी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। इसके बारे में और हम डिटेल देखेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी सिंपल भाषा में आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात देखें। वैसे ही अगर इसका हमें उल्टा कर दूं तो पूरा का पूरा, ये पूरी चीज़ को मैं अगर उल्टा कर दूं कि अगर समझो हमारे देश में मनी सप्लाई क्या है बताओ, अगर समझो हमारे देश में मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गया है, अगर हमारे देश में मनी सप्लाई अगर हमारे देश में मनी सप्लाई समझो ज़्यादा हो गया है तो इससे क्या होता है, इससे सॉरी कम हो, हाँ ज़्यादा हो गया है, तो लोगों के पास ज़्यादा का पैसा आ गया है ऐसा समझो। तो लोग क्या करेंगे, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप क्या करते हैं, आप खर्चा करते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, तो धीरे धीरे हमारे देश में चीज़ों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होती है। थोड़े समय बाद डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि डिमांड सप्लाई को भी एक्सीड करना चालू कर देती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा, चैप्टर में 2 में डिमांड सप्लाई में आता है कि जब किसी चीज़ को खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं पर बेचने वाले कम हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की पर सप्लाई बहुत कम है, तो इससे क्या होता है, इससे वो पर्टिकुलर चीज़ बेटा महंगी हो जाती है मार्केट में, करेक्ट। इससे क्या होता है, इससे हमारे देश में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आता है, महंगाई बढ़ती है ना, प्राइसेस दनादन बढ़ना चालू हो जाती है चीज़ों की। तो अगर हमने ये मनी सप्लाई को कंट्रोल में नहीं लाया तो क्या होगा, तो यहाँ पे दनादन चीज़ें महंगी होते जाएंगी होते जाएंगी होते जाएंगी, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा कंट्रोल, लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा का पैसा है, एक काम करो आरबीआई क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। अब आरबीआई विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। इससे क्या होगा, इससे अब बैंक्स भी जिस रेट पे लोन देते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे। तो अगर बैंक्स वाले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो अब हमारे देश के लोगों को अब लोन्स या हमारे देश के लोग लोन्स नहीं लेंगे ज़्यादा। तो धीरे धीरे जो हाथ में पैसा था वो खर्चा होते जा रहा था और नया अब लोन नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ओवरऑल हमारे देश का मनी सप्लाई जो है ना बेटा वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। और जो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ज़रूरत से ज़्यादा की डिमांड होगी। ये जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है ना वो क्या हो जाता है, हमारी डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचा नहीं, तो डिमांड कंट्रोल में आएगी और डिमांड धीरे धीरे पहले से कम होगी ऐसा। और हमारा इन्फ्लेशन, इससे फिर फाइनली क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अब हमारे इकोनॉमी में एक्सपांशन आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि पॉइंट क्या था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट क्या बनाता है, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बस आपको ओवरव्यू दिया है मॉनेटरी पॉलिसी का। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, मुझे बताइए, कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ। एम आई क्लियर, क्या मैं आगे बढ़ूँ, यस क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे बताइए। क्या आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है मॉनेटरी पॉलिसी का, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, जल्दी बताएंगे गाइस। यस चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट अगली बात यहाँ पे देखेंगे। तो अब पॉइंट आता है फिर से, हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, हम पढ़ना चाह रहे थे कि मनी का डेफिनेशन, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम मनी का डेफिनेशन देख रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मनी क्या है, बोलते हैं पॉलिसी पर्पसेस के लिए, मतलब कि अगर पॉलिसी मतलब कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी,
बोलते हैं देखो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के नजरिए से अगर हम सोचे तो मनी क्या होता है, बोलते हैं मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स द वेरिएशन इन द स्टॉक ऑफ विच कुछ कुड इम्पैक्ट द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे भाई साहब, आपको एमसीक्यू आएगा कि पॉलिसी पर्पस के हिसाब से मनी का डेफिनेशन क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जिसमें ये लिखा होगा उसको टिक मारना है, बस हो गया। इस तरीके का एमसीक्यू आता है। अब समझ पा रहे क्या बात? तो इसमें आपको कोई ज़्यादा बहुत ही खतरनाक एकदम बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा एमसीक्यू नहीं है, सिंपल बात है। चलिए सुनिए अब ध्यान से। बोलते हैं पॉलिसी पर्पस के लिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के नज़रिए से मनी क्या होता है, बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विड एसेट मतलब कोई लिक्विड एसेट होता है ना, अगर मैं बोलता कि कोई चीज़ लिक्विड एसेट है मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे लिक्विड एसेट बोलते हैं। जैसे कि मुझे बताइए हमारे फैक्ट्री में कोई मशीनरी है, क्या मैं मशीनरी को लिक्विड एसेट बोल सकता हूँ? इसका आंसर है नहीं। क्यों बेटा? मशीनरी को आसानी से एकदम से तुरंत बेच नहीं सकते आप, उसको बेचने में टाइम लगेगा, वो एक फिक्स्ड एसेट है राइट। लेकिन आपके फैक्ट्री में जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, वो एक लिक्विड एसेट होता है, उसको आप बेच सकते हो कस्टमर्स को और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी, ऐसा। तो लिक्विड एसेट मतलब एक ऐसा एसेट होता है जिसको जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके। बट मनी बेटा खुद ही कैश है, मनी तो खुद ही पैसा है। लिक्विड एसेट क्या था? ऐसा एसेट जिसे मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अरे मनी तो खुद ही मनी है ऐसा। तो बोलते हैं मनी एक ऐसा लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है जिसके स्टॉक में अगर मैंने वेरिएशन किया, स्टॉक में वेरिएशन किया मतलब जो हमारे देश में जो टोटल मनी सप्लाई है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, अगर वो बहुत कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन आ जाता है। मतलब कि मनी एक ऐसा लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है जिसके स्टॉक में अगर वेरिएशन आया, वेरिएशन मतलब कम ज़्यादा हुआ, मनी सप्लाई कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन, मनी सप्लाई बढ़ा तो इन्फ्लेशन। ओहो हो, बोलते हैं ये एक ऐसा लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है जिसके स्टॉक में अगर चेंजेस हुए तो इससे हमारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है, इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है। बस तो इसमें कम ज़्यादा होने से क्या हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है क्या? हाँ, बस यही तो है मनी का डेफिनेशन पॉलिसी पर्पस के नज़रिए से। क्लियर है? सिंपल। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात है कि स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के नज़रिए से। वाह 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 वाह। एज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज मनी? बोलते हैं money includes certain liquid liabilities of a particular set of financial intermediaries or other issuers। जैसे हमारे देश में इशूअर ऑफ मनी कौन है? आरबीआई। एंड आपके क्या बताओ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट भी बेटा मनी इशू करता है, जो जिसे बोलते हैं सब्सिडियरी कॉइन्स, मतलब चवन्नी अठन्नी वो सब होता है, उसे बोलते हैं सब्सिडियरी कॉइन्स। तो ऐसे ये जो छुटपुट सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट खुद भी बनाता है ना। लेकिन मोस्टली जो नोट्स वगैरह होते हैं है ना, वो कौन बनाता है? करेंसी नोट्स, वो सब कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? हमारे देश के इशूअर ऑफ मनी है, ये इशू करते हैं मनी, करेक्ट, हमारे देश के लोगों को, राइट। अब इससे होता क्या है बोलते हैं, सुनना ध्यान से। आरबीआई जब भी बेटा पैसा छापता है ना तो और वो जब इकोनॉमी में क्या बताओ इशू करता है लोगों को, तो वो पैसा आरबीआई के बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखता है, समझे। एक और चीज याद रखना, हम हमारे देश में मन चाहा पैसा छाप नहीं सकते हैं। समझो, आपके किसी के माइंड में अगर ऐसा डाउट आता है प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ वही 1 रुपए का नोट वगैरह भी आरबीआई गवर्नमेंट करता है, छापता है, ठीक है ना। ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या छापता है, मैं बस बता दूँ। वापस आइए, पॉइंट ये है कि हम हमारे देश में मन चाहा पैसा छाप नहीं सकते एक्चुअली। हमें अगर समझो फॉर एग्जांपल किसी को डाउट आएगा कि सर हमारे देश में इतनी गरीबी है, ठीक है, और आरबीआई क्या करता है? वही पैसा छापता है। तो सर एक काम करो, आरबीआई को बोलो ना सर दनादन पैसा छापे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सर, स्पीड बढ़ाओ, दनादन पैसा छापो, सबको सर 1-1 करोड़ रुपए दे दो, बात खत्म। कल से सब करोड़पति हमारे देश में, क्या प्रॉब्लम है? छापो दनादन है ना, छापो दनादन सर, पैसा छाप डालो,
सबको बांट डालो, गरीबी खत्म हमारे देश में। चलेगा क्या ऐसा? ऐसा नहीं चलता। क्योंकि बेटा अगर ऐसा हुआ ना, एक सबके पास ऐसा अगर आरबीआई ने पैसा छाप के सबको बांट दिया फुकड़ में, तो क्या होगा? तो इससे मनी सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगा। एकदम से क्या होगा? डिमांड बढ़ना, क्योंकि अब सबके पास पैसा आ गया, सब अब चीज़ों को खरीदना चाहेंगे। सब बोलेंगे हमें घर चाहिए, नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, बड़ी कार चाहिए, सब लोग बोलना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा? डिमांड दनादन बढ़ना चालू हो जाएगी। अब एक साथ करोड़ों लोग आके बोल रहे कि हमको भी घर चाहिए, हमको भी कार चाहिए। क्या होगा? घर का, कार का, मोबाइल फ़ोन का डिमांड इतना बढ़ जाएगा बेटा, एक पॉइंट के बाद सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा डिमांड। और इन्फ्लेशन का, भारी भरकम इन्फ्लेशन हमारे देश में हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी देश को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि तुम बस पैसा छापो लोगों में बांट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही देश डूब जाएगा आगे जाके, इन्फ्लेशन की वजह से। चीजें इतनी महंगी हो जाएगी कि एक पॉइंट के बाद फिर से सब लोग गरीब हो जाएंगे। तो क्या ऐसा छाप के दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, समझे? इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके, अगली बात बोलते हैं सर, हाँ आरबीआई क्या मन चाहा जितना पैसा चाहे उतना पैसा छाप सकता है? अगेन इसका आंसर है नहीं। मतलब छाप के तो बांटना है ही नहीं वैसे, पर अगर छापा तो क्या मन चाहा छाप सकता है? जितना छापना उतना? बोले नहीं। तुम जितना तुम जितना भी पैसा छापते हो ना, उसके अगेंस्ट तुम्हारे पास कुछ एसेट होना चाहिए, है ना? तो बोलते हैं पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे मतलब दुनिया में ही गवर्नमेंट्स क्या करती थी या सेंट्रल बैंक क्या करता था, जितना सोना होता है ना हमारे पास, सोना, जितने गोल्ड रिजर्व्स है हमारे पास, जितने वैल्यू के, उसके अगेंस्ट हम पैसा छापते थे। मतलब कि बेटा जब भी हम कोई ऐसा, आरबीआई जब ये कोई नोट छाप रहा है तो इसके अगेंस्ट जो है, इसके अगेंस्ट आरबीआई के पास 500 रुपए का कोई वैल्यू का एसेट भी होना चाहिए, जो पहले के ज़माने में गोल्ड के रूप में रखते थे कि भैया देखो अगर आरबीआई के पास 500 रुपए का सोना है तो 500 रुपए का नोट छापेंगे। समझ मारी बात है? समझो आरबीआई के पास 10 करोड़ रुपए का सोना नया आया अलग से, तो 10 करोड़ रुपए का तुम और नोट छाप सकते हो। आपको फील आ रही है बातें? तो ये जब, जैसे ये जो चीज़ है बेटा, ये इसका पेपर का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये पेपर का अपने आप में तो कोई वैल्यू है नहीं, वैसे इसमें छापा हुआ है इसलिए 500 है, पर इसके अगेंस्ट कुछ एक्चुअल में कोई वैल्यूएबल एसेट होना चाहिए ना। इसलिए आरबीआई क्या बोलता है कि अगर हमारे पास गोल्ड रिजर्व होगा जितने वैल्यू का, उसके हिसाब से पैसा छापेंगे। अब हुआ क्या कि गोल्ड रिजर्व्स है ना, गोल्ड को भी स्टोर करना बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है। अब कंट्री बड़ी होते जा रही है, बड़ी एज इन कि लोग, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें और पैसों की जरूरत है, करेक्ट? तो और कितना सोना लेके आएंगे, और इतना ज्यादा सोने को स्टोर भी करना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल होती है। तो अब आरबीआई ने क्या बोले, काम करते हैं, कुछ अमाउंट का सोना भी रखते हैं और कुछ अमाउंट का फॉरेन करेंसी रखते हैं। मतलब अब आरबीआई क्या करता है कि अगर आरबीआई को नोट छापना है तो आरबीआई के पास कुछ गोल्ड रिजर्व्स है, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, फॉरेन करेंसी जैसे यूएसए के डॉलर्स, बोले जितने डॉलर्स होंगे ना हमारे पास, जितने वैल्यू के डॉलर्स, यूएस डॉलर हमारे पास पड़े हैं, उस उतने वैल्यू के हम नोट और छाप सकते हैं, ऐसा। तो जब भी आरबीआई बेटा कोई भी नोट इशू करता है तो इसके अगेंस्ट उनके पास कोई एक्चुअल का एसेट होना चाहिए, जो अब क्या है, गोल्ड एंड साथ ही साथ क्या, फॉरेन करेंसी। तो जितने वैल्यू की गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास है उतना ही नोट छापना चाहिए, तो ही इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अगर हम दनादन बेटा ऐसे नोट छापते रहे और इसके अगेंस्ट कोई चीज़ की, कोई वैल्यूएबल चीज़ आरबीआई के पास नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है आगे जाके। इसलिए मन चाहा पैसा नहीं छाप सकते, इसके लिए कुछ बैकिंग होनी चाहिए एसेट्स की, तो ये छाप सकते हैं। समझ में आ रही बात है? आगे बढ़े तो पॉइंट ये है कि आरबीआई के पास गोल्ड, फॉरेन करेंसी, आरबीआई का एसेट, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये नोट बनाया और ये नोट इशू किया। ये नोट आरबीआई के लिए क्या है, आरबीआई का लायबिलिटी है ये नोट। इस नोट में लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज़, है ना, और यहाँ पे गवर्नर की साइन है। अब यहाँ पे बाद में आपके घर पे भी होगा नोट, वहाँ पे पड़े नीचे, ठीक है? मतलब कि बेरर मतलब जिसके पास ये नोट है, अगर कोई व्यक्ति ये नोट आरबीआई में लेके जाएगा तो आरबीआई इस नोट के बदले 500 रुपये जितना कुछ वैल्यूएबल चीज़ आरबीआई के पास होना चाहिए उसे प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा। अब एक्चुअल में कुछ आरबीआई में जाके आपको कुछ लेके नहीं आना है, पर इसका मतलब ये होता है। तो पॉइंट ये है कि आरबीआई जब भी नोट छापता है, ये क्या है आरबीआई का बताओ,
ये आरबीआई का लाइबिलिटी होता। करेक्ट। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के नजरिए से व्हाट इज मनी, बोलते हैं इट इज अ लिक्विड लाइबिलिटी। इट इज व्हाट, इट इज अ लिक्विड लाइबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और इशूअर्स। तो हमारे देश के जो इशूअर ऑफ मनी है उनका लाइबिलिटी जो है, उनका जो लिक्विड लाइबिलिटी है वो मनी होता है एक्चुअली, बस। तो पॉलिसी के नज़रिए से ये, स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से मनी का डेफिनेशन ये है बस। तो आपको पूछ सकता है कि पॉलिसी पर्पस के नज़रिए से डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के नज़रिए से डेफिनेशन क्या है सर। तो द लिक्विड लाइबिलिटी ऑफ द इशूअर ऑफ मनी, वो क्या होता है, मनी। राइट चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कि मनी बेटा कैसा होना चाहिए, जल्दी देखेंगे। बोलते हैं मनी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब आज अगर आप समझो इंडिया में बेटा किसी दुकान में गए, आपने 500 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और तुमने उसको ये नोट दिया, तो क्या वो सामने वाला इसे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। ये दिस इज वाइडली एक्सेप्टेबल। कोई भी 500 रुपये की चीज़ इंडिया में खरीदनी है तो अगर आपने ये दिया तो आपको इस चीज़ के बदले वो 500 रुपये की चीज़ मिल जाएंगी, सिंपल। तो ये जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे समझो ये मोबाइल फ़ोन, समझो मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अगर समझो मुझे ना कपड़े खरीदने थे, मैं पैंटालून्स में गया, मैंने पैंटालून्स में कपड़े खरीदे और उसको बोला भैया ये मोबाइल फ़ोन रख लो, ये मोबाइल फ़ोन के बदले मुझे कपड़े दे दो, ऐसा चलेगा क्या? क्या ये मोबाइल फ़ोन जनरली एक्सेप्टेबल है? क्या मुझे इंडिया में कोई भी चीज़ खरीदनी है तो क्या ये मोबाइल फ़ोन देके कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ? नहीं, ये सबको एक्सेप्टेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, बस। तो क्या ये मनी है? ये मनी नहीं है। मनी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जनरली एक्सेप्टेबल हो। क्या आपको भेजे में बात जा रही है? आगे बढ़े। अगली बात है ये ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरबीआई ने आज नोट छापा कल नोट खराब हो गई। तो आपके पास अगर ये नोट पड़ा है तो क्या ये 5 महीने 6 महीने 1 साल आराम से आप रख सकते हैं ना, लंबे समय तक चलता है नोट, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बस अगले ही दिन खराब हो जाएगा, ये 1-2 घंटे में यूज़ करना है वरना नोट खराब हो जाएगा, ऐसा होता क्या? नहीं। हाँ ऑब्वियसली अब तुम उसको पानी में डालोगे, उसको जलाओगे तो वो अलग बात है, पर जनरली अपने आप वो खराब होता है क्या? नहीं। तो ये ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। अब अगर बेटा मैंने आपको दूर से बताया ऐसा नोट कि बताओ कितने रुपए का नोट है, आपको अपने आप क्या समझ में आ जाएगा? हाँ सर ये तो 500 का नोट है। अभी तो वैसे भी अलग अलग कलर हो गए, 100 रुपये का अलग कलर का नोट है, 2000 का पिंक कलर का था, करेक्ट। 100 रुपये का क्या पर्पल या वायलेट कलर का है, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, क्या ऐसा आपको दूर से भी देखा तो आपको समझ में आ जाता है हाँ यार ये तो 500 का नोट है। ये एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसको समझने में बहुत ही डिफिकल्टी हो, समझ में नहीं आ रही कितने रुपए का नोट हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। अगली बात, इट इज क्या बताए, इट शुड बी डिफिकल्ट टू काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब कि बेटा इसको कॉपी करना आसान नहीं होना चाहिए। काउंटरफिट मतलब कॉपी करना, तो इसको कॉपी करना डिफिकल्ट होना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना फिर बेटा हम इतनी क्लासेस क्यों लेंगे, हैं? इतना सुबह से रात तक मैं क्लास क्यों लूँगा? फिर मैं क्या करूँगा, मस्त प्रिंटर खरीद लूँगा घर पे, और फिर क्या वो नहीं, क्या वो फर्जी टीवी सीरीज आई थी शाहिद कपूर की, घर पे ही प्रिंट मारो ना, क्या जरूरत इतनी मेहनत करने की फिर, है ना। तो ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता है ना। इसको बनाना, ऐसा सेम नोट बनाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे फिर वो सब दिए रहते हैं, जैसे ये लाइन है, फिर यहाँ पे जो ये दिखता है गांधी जी का फोटो, ये सब चीज़ें क्या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो आप चाह के भी कॉपी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा सेम नोट तो बनाना, घर पे बनाना मुश्किल। तो इट शुड नॉट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल, क्योंकि अगर ये आसानी से लोग ही बना लेंगे घर पे तो क्या होगा, तो फिर दनादन फिर से घर पे लोग प्रिंट करेंगे, दनादन मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आसानी से कॉपी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। इट शुड बी रिलेटिवली स्केर्स बट हैज़ अ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रिलेटिवली स्केर्स का मतलब क्या है? मतलब अगेन वही बात है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा का मनी सप्लाई हो गया देश में तो इन्फ्लेशन आ सकता है ना। और वैसे भी बेटा आप कितना भी पैसा कमा लो ज़िंदगी में, है ना, कितना भी कमा लो आपको हमेशा कमी लगेगा। है ना। आप महीने के 20,000 कमाओ, महीने के 2 लाख कमाओ, महीने के 20 लाख कमाओ, महीने के 2 करोड़ कमाओ, कितना भी कमाओ हमको तो क्या बताओ कम ही लगता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है आगे बढ़े। साथ ही साथ बट इट हैज़ अ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब सिंपल बात है कि भाई जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, उसके बाद ज़्यादा पैसा हो सकता है, ठीक है ना।
पर वैसे ये क्या जनरली लोगों के वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड ही होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात है इट शुड बी पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेड। क्या मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेके जा सकता हूँ? यस। तो ठीक है भाई, ये मनी है। आगे बढ़े, तो समझे ना, किसी भी चीज को मनी बोलने के लिए इसमें क्या क्या होना चाहिए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आगे, इट शुड पोजेस यूनिफॉर्मिटी। बेटा 500 का नोट ऐसा ही दिखेगा क्या? गवर्नमेंट ऐसा करता है क्या? 500 रुपए का नोट, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, 500 का नोट सिर्फ, है ना, सेम अमाउंट का 500 रुपए का ही नोट अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो ऐसा ही बनाता है वो ऐसा नहीं करता 500 का रेड कलर का, 500 का ग्रीन कलर का, 500 का येलो, ऐसे 4-5 कलर के 500 का नोट बनाता है क्या? नहीं। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए भैया। 500 का नोट है ना तो सारे 500 का नोट ऐसे दिखने चाहिए। 100 का नोट है तो सारे 100 के नोट एक जैसे दिखने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। एम आई क्लियर? एंड आगे बढ़े, नेक्स्ट एंड फाइनली इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इनटू यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस विदाउट लूजिंग वैल्यू। मतलब कि अगर बेटा मैंने इस नोट को ऐसे 5 टुकड़े में फाड़ दिया तो भी इसकी वैल्यू बरकरार रहेंगी ना। ऐसा बोल रहा है क्या वो? बेटा वो बोल रहा है कि इट शुड बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स का मतलब है कि अगर ये 500 का नोट है, इसके बदले मुझे 5 अलग अलग 100 के नोट मिले, क्या एक 500 रुपए का नोट इज इक्वल टू 5 100 रुपए के नोट? यस और नो? क्या ऐसा होता है क्या? होता है ना। मतलब कि इसको मैं आसानी से डिवाइड कर सकता हूं स्मॉलर पार्ट्स में, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो अगर मेरे पास एक 500 का नोट हो या 5 100 के नोट हो, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि 500 रुपए के नोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, ऐसा है क्या? नहीं। तो बोलते हैं इसको मैं आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ स्मॉलर पार्ट्स में विदाउट लूजिंग वैल्यू। तो मनी को मनी बोलने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? ये सारी बातें होनी चाहिए। इस पे बेसिक एमसीक्यू आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक को चुनना है, या बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा सवाल आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, एक और चीज होती है बेटा, मनी एक ऐसी चीज होती है विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है एक्चुअली। मीडियम का मतलब क्या है? माध्यम। एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब किसी चीज को मुझे खरीदना है तो उस चीज को खरीदने के लिए उस चीज के एक्सचेंज में, उस चीज के बदले अगर मैंने मनी दिया ना तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मनी इज व्हाट? कम ऑन, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? मनी एक्ट्स एज व्हाट? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बट क्या कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है क्या वो मनी होती है? समझा सवाल? फिर से सुनिए, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पर क्या हर एक चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी होंगी क्या? आंसर है नहीं। समझे? सुनो ध्यान से, बोलते हैं देखो, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी को मैं यूज कर सकता हूं कोई भी चीज खरीदने के लिए, लेकिन सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस मनी होते हैं क्या? नहीं। समझे? जैसे मैंने बोला, समझो बेटा मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए मिस्टर बी को, करेक्ट, राइट। और मिस्टर बी ने क्या बोला कि एक काम कर, मैं तुझे इन गुड्स के बदले बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं। आप सबने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, जिसका पेमेंट मैं 2 महीने बाद करूंगा। तो क्या हुआ, इस हमारे ट्रांजैक्शन में ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट। कमाल, जल्दी बताइए। ये एक क्या बताइए? ये एक ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। क्या बताइए? बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट, यस। पर क्या मैं इसको मनी बोल सकता हूं क्या? क्या ये मनी है? क्या ये मनी है? मुझे बताइए जल्दी, क्या ये मनी है? कम ऑन, जल्दी बताइए, क्या ये मनी है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं है ये मनी? क्योंकि बेटा क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज सारे ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता क्या? क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाइडली एक्सेप्टेबल है क्या? कोई भी प्रकार के ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज चलता क्या? मतलब मेरा क्या बोलना है, एक काम करो ना, तुम पैंटालून्स में गए कपड़े खरीदने के लिए, उसको अभी पैसा मत दो, उसको बोलो ये रख बिल ऑफ एक्सचेंज, पैसा दूंगा 2 महीने बाद। ऐसा होता क्या?
क्या बिल ऑफ एक्सचेंज सारे ट्रांजैक्शन में चलता? क्या ये जनरली एक्सेप्टेबल है? नहीं। मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसको मैं यूज कर सकता हूं कुछ कुछ ट्रांजैक्शन को करने के लिए, लेकिन क्या सारे ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो सकता? क्या नहीं। इसलिए क्या ये मनी है? नहीं है। समझा? तो फिर से एक बार बोलेंगे, मुझे बताइए, फिर से एक बार बोलेंगे कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, पर क्या सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस मनी होते हैं? क्या नहीं। देखो, बोलते हैं एनीथिंग विच कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट मनी। मतलब मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, समझे ना? हाँ, पर सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस मनी नहीं है। ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज। एम आई क्लियर? बताइए, कम ऑन। यस, एम आई क्लियर? अब एक बच्चा बोलता है सर 100 रुपए का नोट तो एक, क्या बताओ, एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है, तो सर यूनिफॉर्मिटी कैसे? बेटा, आप जो ग्रीन कलर का 100 रुपए का नोट बोल रहे हो ना, वो पुराने ज़माने का है। अब आरबीआई ने वो बनाना बंद कर दिया है। अब जो नए नोट है सारे के सारे वो ब्लू कलर के हैं, जो भी कलर है, मतलब 100 रुपए का। ठीक है ना? यस। तो अब जो भी नोट बन रहे हैं सब एक ही समान बन रहे हैं, तो वैसे यूनिफॉर्मिटी बोल रहे हैं। ऑब्वियसली जो पुराने नोट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, पर एकदम अलग अलग प्रकार के बनते जाते हैं, ऐसा है क्या? अलग अलग प्रकार के बनते जाते हैं, ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं। ठीक है ना? एक जब आरबीआई कोई नया सीरीज चालू भी करता है तो फिर वही सीरीज को कंटिन्यू रखता है। ठीक है ना? चलो ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली बात है। नेक्स्ट है बेटा फंक्शंस ऑफ मनी। तो इंस्टीट्यूट ने बेटा इसको कुछ ज़्यादा डिटेल में आपके बुक में दिया नहीं है, तो इसलिए मैं बस आपको इसको एक एक करके रीड करा रहा हूँ। इसमें और अंदर जाने की जरूरत नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब बात आती है बेटा फंक्शंस ऑफ मनी की। चलिए ध्यान देंगे सब लोग प्लीज गाइस। पहला फंक्शन क्या है कि मनी एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी चीज़ मुझे हमारे देश में खरीदनी है तो मनी दिया, उसके बदले मुझे चीज़ मिल जाएगी, तो कन्वीनियंस है। आसानी से कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी हो देश में तो मैं क्या करूँगा, वो चीज़ के बदले अगर मैंने मनी दिया तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए अगली बात है, इट इज़ एक्सप्लिसिटली डिफाइंड यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब कि हमारे देश में कोई भी चीज़ का वैल्यू मनी टर्म्स में लिखा होता है, मनी टर्म्स में निकाला होता है। जैसे समझो, अगर जैसे ये मैंने बुक खरीदी, ये सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एक बुक है अलग से जो मैं पढ़ता हूँ, दिस इज माइकल पोर्टर्स कॉमेडी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये मैंने बुक खरीदी। अब ये बुक जो है, हाँ ये बुक जो है 899 की बुक है, करेक्ट। मुझे अगर ये बुक खरीदनी है, इसका प्राइस कैसे लिखा है? ₹899। मतलब मैंने 899 रुपीज़ दिए, उसके बदले मुझे बुक मिली। मैंने जब ये चश्मा खरीदा होगा तो इसका जो भी प्राइस है ना, वो हमने प्राइस दिया है ना, इसका प्राइस कैसे, किस टर्म्स में लिखा होगा? मनी के टर्म्स में। तो हमारे देश में कोई भी चीज़ मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों को। जैसे ये हो गई माइकल पोर्टर की बुक और ये हो गई मेरी बुक। क्या मैं ये दोनों बुक को कंपेयर कर सकता हूँ? कैसे? प्राइस के रूप में। ये क्या है? ये समझो है ये समझो है 599 की, ये है 899 की। मतलब क्या है, ये जो है ना, ये 300 रुपये महंगी है। समझ में आ रही बात है? होता क्या है कि जब हम चीज़ों को मनी टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालते हैं तो अब हम उनके प्राइसेस को, उनके वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, है ना, जो पहले बार्टर एक्सचेंज में करना पॉसिबल नहीं था। ओके, आगे बढ़े। बोलते हैं इट सर्व्स एज अ यूनिट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी, है ना। डेफर्ड का मतलब क्या है कि हमने अभी ले लिया माल पर पैसा बाद में देंगे। ठीक है ना। तो आप कभी भी बेटा कोई भी चीज उधारी में खरीदेंगे तो उधारी को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा फिर से सुनिए, क्या है पॉइंट, फिर से सुनिए, कोई बात नहीं। यस कम ऑन, क्या है? इट्स मनी का फंक्शन, मनी का क्या काम करता है? बोलते हैं मनी जो है ना, मनी क्या काम करता है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मनी को यूज़ करते हैं हम चीज़ों की वैल्यू को निकालने के लिए। मनी को हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब अगर आप, जैसे ऐसा होता ना बहुत बार कि हम हमारे कॉलेज के कैंटीन में,
ट्यूशन के कैंटीन में हम डेली जाके कुछ खाना खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, भैया लिख लो इसको, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब अपनी दोस्ती हो जाती है अच्छी, तो अपन क्या बोलते हैं, भैया इसको बुक्स में लिख लो, बाद में 1 महीने बाद बिल दे देंगे ऐसा। तो वो जब आपके नाम से लिखेगा कि आज 10 प्लेट समोसे खाए, तो उसका वैल्यू कैसे लिखेगा, मनी टर्म्स में। तो उधारी के ट्रांजैक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। वरना फिर अगर समझो मनी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो फिर ये उधारी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बताओ फिर से, कि उधारी के ट्रांजैक्शंस को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं ऐसा। एंड फाइनली इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसमें ना बेटे एक लाइन आती है कि मनी एक्ट्स एज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेसिंग पावर, लिख दो वहां पे, मनी एक्ट्स लिखो प्लीज, मनी एक्ट्स एज अ, या मनी इज अ टेम्पररी अबोर्ड, अबोर्ड मतलब क्या बेटा, घर, अबोर्ड मतलब क्या, घर, टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेसिंग पावर। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये जो ना ये मनी, ये क्या है, ये एक ये एक टेम्पररी घर है, घर, इट इज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ व्हाट, ऑफ परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब क्या है, मतलब कि बेटा ये जो चीज़ है ना, इसमें 500 रुपये का वैल्यू स्टोर्ड है, इस चीज़ को मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ कोई भी 500 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए। इसमें 500 रुपये का वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है, समझ में आ रहा है, स्टोर्ड है मतलब अंदर कुछ घुसा हुआ, ऐसा नहीं, इसको 500 रुपये ही हम मानेंगे, और इसको मैं बाद में भी यूज़ करूँ तो भी इससे मैं 500 रुपये की कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, राइट। तो मनी के अंदर क्या होता है, बोलते हैं मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें वैल्यू स्टोर्ड है 500 रुपये ऐसा। ये एक टेम्पररी घर है परचेसिंग पावर का, है ना, मतलब कि कोई भी चीज़ को खरीदने की क्षमता, कोई भी चीज़ को खरीदने की एबिलिटी मुझे मिलती है इस मनी से। इसमें परचेसिंग पावर, ये मुझे परचेसिंग पावर देता है, ये मुझे चीज़ों को खरीदने की एबिलिटी देता है, इसको मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ चीज़ें खरीदने के लिए ऐसा। तो क्यों कर सकता हूँ ऐसा, अगर मैंने ये नोट को 2 महीने बाद भी यूज़ किया तो भी क्या 500 रुपये की कोई चीज़ ले पाऊंगा, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू स्टोर्ड रहेगी तब तक, 500 रुपये की वैल्यू इसकी बाद में भी बरकरार रहेगी। इसको बोलते हैं कि मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एम आई क्लियर, बताइए, एम आई क्लियर, फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी को हम क्या बताओ कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, चीज़ों की वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, उधारी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और परचेसिंग पावर के लिए, मतलब चीज़ों को खरीदने के लिए फ्यूचर में भी। तो क्योंकि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसमें वैल्यू स्टोर्ड रहेगी, तो फ्यूचर में भी कोई चीज़ खरीदनी है तो यही सेम चीज़ से मैं खरीद सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। चलिए ठीक है, आगे अगली बात है बेटा डिमांड फॉर मनी। चलिए लिखिए आगे, डिमांड फॉर मनी, है ना, वहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, डिमांड फॉर मनी का सिंपल भाषा में मतलब क्या है, सुनिए। डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है आप खुद के पास कितना पैसा, आप खुद के पास कितना पैसा कैश फॉर्म में रखना चाहोगे, दैट इज ए डिमांड फॉर मनी, या मनी डिमांड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको डिमांड फॉर मनी और डिमांड ऑफ मनी, इसमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं बेटा, कुछ भी फालतू टाइम पास मत करो। मैं डिमांड फॉर मनी बोलूँ, डिमांड ऑफ मनी बोलूँ, मनी डिमांड बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप खुद के पास कितना पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखना चाहोगे, दैट इज डिमांड फॉर मनी। कितना पैसा आपने बैंक में रखा है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा है स्टॉक्स में, शेयर्स में, वो डिमांड फॉर मनी नहीं है। कितना पैसा आप हाथ में कैश फॉर्म में रखना चाहते हो, दैट इज डिमांड फॉर मनी। चलिए ठीक है, देखते हैं। बोलते हैं देखो, इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, अगर लोगों की इच्छा है पैसा होल्ड करके रखने की खुद के पास, इसको ही बोलते हैं कि डिमांड फॉर मनी है ऐसा, ठीक है ना, इसे ही मनी डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इट इज अ नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड, बोलते हैं मनी डिमांड ना एक डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड मतलब कि बेटा हमें पैसा क्यों चाहिए, बताइए हमें क्यों चाहिए पैसा, आपको पैसा क्यों चाहिए। आप जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अभी क्या बताओ पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। आप अभी, यस प्लीज,
आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीए बनना चाहते हैं, तो सीए क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्यों कमाना है पैसा? क्यों चाहिए आपको पैसा? बताइए, कम ऑन, आपको पैसा क्यों चाहिए? जल्दी, फास्ट, आपको पैसा क्यों चाहिए? जल्दी बताएंगे। आपको पैसा क्यों चाहिए? जल्दी बताइए, फास्ट गाइस। सर स्पोर्ट्स कार खरीदनी है बोल रहे हैं, ठीक है, और सर हमें घर खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, करेक्ट। हमें कोई ना कोई चीज़ खरीदनी है, करेक्ट, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा क्यों चाहिए हमें? बोलते हैं पैसा, ध्यान दीजिए प्लीज़, ध्यान दीजिए, बोलते हैं पैसा, मनी इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेसिंग पावर। हमें पैसा चाहिए ही क्यों? क्योंकि पैसों से हमें परचेसिंग पावर मिलती है, पैसों से हमें चीज़ों को खरीदने की क्षमता, चीज़ों को खरीदने की एबिलिटी हमें मिलती है, इसलिए हमें पैसा चाहिए। बोलते हैं तो पैसों का जो डिमांड है ना, वो डिपेंड करेगा कि हमारी चीज़ों की डिमांड कितनी है। समझा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ अभिनव की, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा अभिनव जो है उसकी खुद की डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की। अभिनव जो है वो खुद कितने गुड सर्विसेज खरीदना चाहता है, उसके हिसाब से क्या उसको अभी पैसा चाहिए होगा क्या? अभिनव अभिनव कितने रुपए के गुड सर्विसेज खरीदना चाहता है, क्या उसके हिसाब से उसको अभी पैसा चाहिए होगा हाथ में? बोलते हैं मनी डिमांड इज व्हाट, मनी डिमांड इज व्हाट, इट इज डिराइव्ड डिमांड। मनी की डिमांड बेटा डिराइव होती है, निकल के आती है। कहां से? मनी की डिमांड निकल के आती है, मनी की डिमांड डिराइव होती है कहां से? लोगों के खुद के डिमांड, लोगों के खुद के वांट्स से। अभिनव जैसे लोगों को, आपको, हमको, हम सबको चीजें खरीदनी है, और चीजें खरीदनी है, जितनी ज्यादा चीजें खरीदनी होगी उसके हिसाब से हम और ज्यादा पैसा हमें चाहिए होगा, ऐसा। इसलिए बोल रहे हैं मनी डिमांड इज व्हाट, इट इज नेचर ऑफ डिराइव डिमांड। मनी का डिमांड निकल के आता है कहां से? लोगों के खुद के डिमांड से, कि लोग कितने गुड सर्विसेज खुद खरीदना चाहते हैं, लोगों को कितना परचेसिंग पावर चाहिए, ऐसा। तो जिस व्यक्ति को ज्यादा चीजें खरीदने का पावर चाहिए उसको ज्यादा पैसे चाहिए होगा, उसका मनी डिमांड ज्यादा। जिसको कम चीजें खरीदनी है उसका मनी डिमांड कम, सिंपल। समझे? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। बोलते हैं डिमांड फॉर मनी इज द डिमांड फॉर द रियल बैलेंसेस और लिक्विडिटी। तो मनी डिमांड क्या है कि सच में हमें हाथ में कितना लिक्विडिटी, कितना पैसा चाहिए, ओके। बोलते हैं वी विश टू हैव कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। बोलते हैं हमें पैसा क्यों चाहिए? बोलते हैं हमें पैसा हाथ में कैश फॉर्म में इसलिए चाहिए ताकि मैं डे टू डे एक्सपेंसेस कर सकूं, ताकि मैं रियल कुछ गुड सर्विसेज खरीद सकूं, मेरे पास वो पावर होना चाहिए कि मैं जो मन चाहे वो चीज़ खरीद सकूं, ऐसा, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर मनी इज व्हाट, इट इज फॉर टू स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब देखो यहां पे बोल रहे दो चीज, कि लोगों को पैसा क्यों चाहिए या मनी डिमांड क्यों होती है, मनी की डिमांड अराइज क्यों होती है। पहली बात डे टू डे खर्चे करने के लिए, और दूसरी बात भैया फ्यूचर में भी तो कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो फ्यूचर के भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए, फ्यूचर के कंटिंजेंसीज के लिए भी हमें आज कुछ पैसा चाहिए होता है। समझ में आई बात? बेटा समझो जैसे आप कहीं ना घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी को आपने बोला कि मम्मी मुझे ना 1,000 रुपये चाहिए, तो मम्मी क्या करती है, आपको 1,500 रुपये देती है, 2,000 देती, बोलती देख तेरे को 1,000 तो चाहिए तो इसमें खर्चा करेगी, बाकी का एक्स्ट्रा थोड़ा 500 1,000 रुपये रख अपने पास, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई तो आगे। समझ मारी बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोलते हैं लोगों को हाथ में पैसा क्यों चाहिए होता है, दो रीज़न, एक तो डे टू डे बेसिस पे खर्चा करने के लिए, और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें वैल्यू स्टोर्ड रहती है। तो अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रहा हाथ में तो क्या होगा, फ्यूचर में जब कुछ भी अनहोनी हो सकती है उसमें पैसा लग सकता है, तो होना चाहिए ना मेरे पास पैसा खर्चा करने के लिए, ऐसा। एम आई क्लियर? बताए, कम ऑन जल्दी। क्या डन है? क्या डन है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें। बोलते हैं डिमांड फॉर मनी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइसेस, इनकम। ध्यान दीजिए अभी,
यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो प्लीज़ कि इंटरेस्ट रेट जो है इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी डिमांड। यहाँ पे लिख दो प्राइस लेवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी डिमांड। यहाँ पे लिख दो इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी डिमांड। लिखो पहले, ये लिखो आप पहले वहाँ पे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टेंशन मत लो, आप एक्सप्लेन करेंगे सब, ठीक है? प्लीज़ बताइए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं देखो मनी डिमांड निकालना क्यों ज़रूरी है ना, या मनी डिमांड से क्या पता चलेगा? तो बोलते हैं तीन चीज़ें। पहली बात बोलते हैं देखो देखो यार अदर, हम यहाँ पे ना एक्चुअली रिलेशनशिप बता रहे हैं मनी डिमांड का, अलग अलग चीज़ों के साथ कैसा रिलेशनशिप है बस वो बता रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट, ठीक है? अगर बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट में तो क्या होगा, है ना? इंटरेस्ट रेट समझो बढ़ता है मार्केट में। अब ये किस नज़रिए से आपको सोचना, सुनिए। हाँ, समझो बैंक में एफडी, बैंक में आप एफडी कराएंगे फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर समझो आपको पहले 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में बैंक वाले ने इंटरेस्ट रेट 5% से 7% कर दिया। किसका? एफडी का बोल रहा हूँ, एफडी फिक्स डिपॉजिट का। तो अब क्या होगा, आपने बेटा अगर हाथ में 10,000 रुपये रखे, राइट, आपके पास हाथ में 10,000 रुपये है, करेक्ट? अब आपको दिखा कि यार बैंक में जो है एफडी पे जो पहले 5% मिलता था अब तो 7% मिल रहा है। अगर मैंने ये हाथ में जो पैसा है ये हाथ में ही रहने दिए तो इन पैसों पे वो 7% रिटर्न नहीं कमा पाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, हाथ में जो पैसा था आपके पास, मनी डिमांड, हाथ में जो पैसा था, आप वो पैसों में से कुछ पैसा निकाल के बैंक का एफडी खरीद लेंगे। अच्छा, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे हाथ में जो पैसा है ना उसको कम करते हैं, वो पैसों को इन्वेस्ट कर देंगे जाके बैंक में। तो क्या होगा, हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, मनी डिमांड कम हो जाएगा। बोलते हैं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी राइजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो पहले मेरे हाथ में जब 10,000 रुपये थे ना, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, तो क्या हो रहा था, मैं 5% तब कमा सकता था। अगर बैंक में पैसा डाला ना तो 5% कमा सकता था, पर नहीं कमा पा रहा। क्यों? क्योंकि पैसा मैंने हाथ में रखा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, हाथ में ही रखा है पैसा 10,000 रुपये, इसको बैंक में डाल देता तो 7% कमा सकता था, पर नहीं कमा पा रहा। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट? हाँ, फिर से तो क्या हो रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हाथ में जो पैसा हमारे पास पड़ा है ना, इसको हाथ में ही रखने का जो है क्या बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है। तो हमें लगता है यार हम तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अरे यही पैसों को अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं, यही पैसों को अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा ना तो मुझे तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? तो बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी राइजेस। तो हमें डर लगता कि यार हमारा तो बहुत अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, एक काम करो, हाथ में जो पैसा उससे कम करो और बैंक में डिपॉजिट कर दो, तो मनी डिमांड गिर जाता है। इसलिए बोला इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हाथ में जो पैसा हमने रखा हुआ है वो कम होगा, हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं प्राइसेस। सोच के देखो, प्राइस लेवल, अगर चीज़ें बेटा महंगी होगी तो अब हमें वही चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा हाथ में लगेगा।
तो व्हेन प्राइस लेवल राइजेस मनी डिमांड ऑल्सो राइजेस, करेक्ट, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आगे बढ़े, इनकम। सोच के देखो बेटा, जो व्यक्ति की इनकम ज़्यादा उसके खर्चे ज़्यादा, तो रिचर पीपल विल हैव मोर मनी। जैसे कि इंद्रेश सर, उनकी इनकम ज़्यादा है तो उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो हाथ में भी पैसा ज़्यादा रखेंगे, तो हायर द इनकम, जितनी इनकम ज़्यादा उतना ज़्यादा मनी डिमांड, ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। एम आई क्लियर, बताइए। तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि मनी डिमांड से हम ना, क्या बताइए, मनी डिमांड अलग अलग चीज़ों से कैसे रिलेटेड है वो एक्चुअली यहाँ पे बताना चाह रहे थे, बस यही पॉइंट था इधर। आगे नेक्स्ट है, लेकिन ध्यान देना, इनोवेशन सच एज इंटरनेट बैंकिंग। आजकल इंटरनेट बैंकिंग, एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर्स, है ना, यूपीआई, पेटीएम, पेटीएम करो, तो यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, देन पेटीएम एप्लीकेशंस नहीं क्या, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता सब, है ना। देन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये क्या है, ये है एटीएम। ऑल दीज थिंग्स रिड्यूस, एमसीक्यू आएगा भाई, याद रखना, ऑल दीज थिंग्स रिड्यूस द नीड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी, एमसीक्यू आएगा बेटा। आजकल जो इनोवेशन हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, है ना, आजकल आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बेटर होंगे और इनोवेशन आएगा इसमें, तो क्या होगा, तो लोग हाथ में पैसा कम रखेंगे और बैंक में रखेंगे ज़्यादा का। तो जितना ज़्यादा इनोवेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, एटीएम्स, तो इससे क्या होगा, लोग हाथ में पैसा रखेंगे कम, बैंक में ज़्यादा रखें, तो क्या होगा, मनी डिमांड कम होगा। क्योंकि मनी डिमांड क्या होता है, ये, एम आई क्लियर। तो एमसीक्यू आ सकता है कि इनोवेशन सच एज इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, इससे मनी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, नेगेटिव असर, मनी डिमांड कम होता है इससे। एम आई क्लियर गाइस, बताइए। चलिए डन है बात। तो आई होप कि आपको जो है ना एक बहुत अच्छी तरीके से बेसिक समझ में आ गया है हमारे इस चैप्टर का, राइट, मनी मार्केट। एंड इसमें जो है अब हमें जो है आने वाले सेशन में क्या करना है, हमें थियरीज ऑफ मनी डिमांड पढ़ना है कि अब हुआ क्या, कि मनी डिमांड क्या है हमने समझ लिया, अब है कि ये मनी डिमांड कैलकुलेट कैसे होता है। इसके लिए हमें 6 थियरीज दी हुई है, हमें ये 6 थियरीज को अब इसमें पढ़ना है। एम आई क्लियर। तो ये हमारा आने वाले सेशन में होगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपके बेसिक क्लियर हुए होंगे। एंड यस, सो अपने फ्रेंड्स को हमारे क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं कि ultimatesay.com से एनरोल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय।